जाएगा। जब तक हमारे टॉपिक थोड़े बहुत नहीं हो जाते तब तक आप लोग डाउट ना पूछें। अगर आप पूछते हैं तो रिस्पॉन्स हम लोग करेंगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन इसमें आपका ही नुकसान है, हमारा इसमें कोई भी फायदा नहीं है। आपके लिए डाउट के लिए अलग से हम लोग टाइम दे देंगे अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम टॉपिक पढ़ें। तो जरा देख लीजिए, हमारे पास आता है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। आप सभी ने इनके बारे में सुना ही होगा, तो हम इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट में बिल्कुल समझ के अच्छी तरीके से, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तब भी उसको समझ में आ जाएगा। इस लेवल का हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे ताकि हम लोग जितना समय हो सके अच्छी चीज़ों में दे सकें। तो मोलारिटी, नॉर्मलिटी यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें यहाँ से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मतलब दूसरी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती है जैसे हमारे पास वेट बाय वेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक बार और चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग सारे ध्यान देंगे। हम लोग लगा रहे हैं मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। तो जो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, आज भी आपको बहुत सारी चीजें नोट करनी रहेगी। देखिए, मोलारिटी क्या होता है अगर 2 नंबर में आपसे पूछ ले। वैसे तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आधे स्टूडेंट अभी भी आ रहे हैं, उनको भी एडमिट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग फोकस करेंगे। हमारे पास है मोलारिटी। मोलारिटी जो होती है इसको बड़े एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो होता है ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी बात जो है वो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं ये भी आपको निकालने पड़ते हैं, ये भी आपको निकालने पड़ते हैं। फिर हमने आपसे बोल रखा है कि टाइम पे अगर आप लोग आओगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पर हम एडमिट कर लेंगे, लेकिन आप सुनते थोड़ी ना हो। अभी देख लो, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग सभी। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमारे पास कुछ सोल्यूट के मोल्स होते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए सोल्यूट क्या होता है, सोल्वेंट क्या होता है। आपको फटाफट समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी है, आपके पास पानी है, आपके पास शक्कर है। शक्कर के कुछ दाने इस तरीके से पड़े हुए हैं, नमक के दाने, कुछ भी आप समझ सकते हो। इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। और ये जो हमारे पास पानी है, पानी को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पहले से पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप समझ लो। अब हमारे पास आता है कि ये जो मोलारिटी होता है ये क्या चीज है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर जो सामने जो वर्ड लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका क्या मतलब होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये है कि आपके पास कितने सारे, इस तरीके से हमने छोटे छोटे पार्टिकल जो बनाए थे पानी के अंदर पड़े हुए थे, ये कितने हैं, तो इसको एन से डिनोट किया जाता है। ये होता है मास गिवन, जो हमारे पास मास दिया होता है, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास, अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, मास गिवन अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सोल्यूट। ओके, अब ये मास गिवन क्या है, इसका मतलब है आपको कुछ दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मास आपके पास इतना है। इसके बाद मोलिकुलर मास जो होता है ये आपको अलग से निकालना पड़ता है। जैसे पानी जो होता है, पानी का जो मोलिकुलर मास होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? हाइड्रोजन जो होता है इसका मास होता है 2, सॉरी हाइड्रोजन का होता है 1, इंटू करेंगे हम लोग 2 से, प्लस करेंगे ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है 16, तो जरा जोड़ो तो कितना आएगा आपके पास? 18। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब आपके पास कहानी सिंपल सी होती है कि आपको ये समझ में आ गया है। अब आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपके पास नीचे रहेगा। ध्यान रखना यहां पर हम लोग वॉल्यूम लेंगे जो किसमें लेंगे? लीटर में रहेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर लिखेंगे। ओके, मतलब ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी। तो आप लोग चाहें तो इसे फटाफट से नोट कर लें, या फिर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बात, ये चीज आप लोग नोट जरूर कर लेना, ये चीज आपके लिए काम की आएगी। अगर हम लोग आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस चीज का हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। ओके, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है वो तो इसको नोट कर ले। चलिए, तो ये हमारे पास छोटी सी जो डेफिनेशन थी वो होती है कवर। हमारे पास नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का उसको आपको लीटर में लेना है, ये हमारे पास होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार से मोलालिटी, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है मोलालिटी। मोलालिटी जो होता है उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। अब इस स्मॉल एम से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब एक और बात आप लोग सुन लीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से लेंगे, लेकिन नीचे हम लोग क्या लेंगे? सॉल्वेंट।
का मास किस में लेंगे, केजी में लेंगे। मास किस में आता है, केजी में आता है। और वॉल्यूम जो हमने पीछे ली थी वो हमने किस में ली थी, लीटर में ली थी। आई बात समझ में। तो यहां पर हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, ध्यान रखना सॉल्वेंट लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आप ध्यान रखना कभी भी मोलालिटी की जब बात हो तो यहां पर सॉल्वेंट आता है ना कि सॉल्यूशन आता है। ओके, तो ये चीज हमारे पास हो गई। ये हमारे पास जो डेफिनेशन थी, इस तरीके से हमारे पास जो मोलालिटी होता है उसकी डेफिनेशन होती है कवर। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आई। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस इसके फॉर्मूले ध्यान रख लेने हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 नंबर में आए तो आप लोग इस हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हो। अब हमारे पास आता है एक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी यहां पर, अब ये जो नॉर्मेलिटी होता है, ये जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है। किसके कंपेयर में, ये होता है थोड़ा सा पेचीदा हमारे मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के कंपेयर में। अच्छा, ये लीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। आप बार बार हैंड रेस कर रहे थे, कोई स्टूडेंट है अभी बार बार हैंड रेस कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? माइक ऑन कर सकते हैं आप। तो अगर ऐसा है तो आप हैंड रेस बार बार ना करें। ओके, अगर आपको कोई डाउट ना हो तो ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के ऊपर। ये जो होता है, ये 2 नंबर के लिए अगर आ जाए तो आप लोग सिर्फ इतना लिख देना, लेकिन 3 नंबर के लिए अगर ये आता है तो आपको थोड़ा सा इसमें और चीजें लिखनी पड़ेगी। ओके, चलिए। तो नॉर्मेलिटी जो होता है, अगर हम लोग शॉर्ट में समझें, शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें, तो शॉर्ट में कहानी सिंपल सी ये है कि यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है शॉर्ट में। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका क्या मतलब है? यही चीज की वजह से मोलारिटी जो नॉर्मलिटी जो होती है हमारे पास, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने जब मोलारिटी देखा था, एम से रिप्रेजेंट किया था, वहां पर भी कॉमन था, ये तो कॉमन था। लेकिन यहां पर नई चीज आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ गई यहां पर, ग्राम इक्विवेलेंट आ गई। तो हम लोग इसको समझने वाले हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इतनी चीज लिख के आते हो और 2 नंबर में ये आता है, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको कुछ एडिशनल चीजें लिखनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, अगर 3 नंबर में आता है और आप इतना सा लिख के आते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको एक और नंबर चाहिए तो दो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। हम लोग कहानी को यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो आपको दो फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट मास। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पर, जैसे हमारे पास H2SO4 होता है। H2SO4 का जो मोलिकुलर मास बनेगा, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। H2 का निकालो, फिर S का निकालो, फिर O का निकालो, और आखिरी में इनकी इनके जो नंबर्स दे रखे हैं इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर बनेगा 98। अब यहां पे होता है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब यहां पर सिंपल सा ये है कि मान लो आपके पास H2SO4 दे रखा है, तो H2SO4 आपको कितने H प्लस आयन दे देगा। H प्लस आयन कितने ये दे देगा। H2SO4 हमारे पास एसिड होता है, तो एसिड के केस में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कितने H प्लस यहां से मिल सकते हैं। तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास 2H प्लस मिल सकते हैं, तो हम लोग अपॉन में लिख देंगे 2। इस तरीके से यहां से किया जाता है। ये होता है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर निकालने का छोटा सा फॉर्मूला। एक और आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये रहा यहां पर। अगर इसका आपसे इक्विवेलेंट मास पूछे तो क्या लिखेंगे आप लोग, HCl का, तो आप लोग बताएंगे कि इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 36। अपॉन में यहां पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन जो होता है, ये आपको कितना मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, तो आप लोग अपॉन में 1 लिख दीजिए। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। बेस के केस में हमें क्या देखना होता है, बेस के केस में हमें OH देखना होता है। यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसकी जो वैलेंसी वेक्टर आएगा 2 आएगा। अगर आपको पूरा करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस इतनी जो बेसिक चीजें हैं वो ये रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास होता है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला। इसके बाद इक्विवेलेंट मास तो आपने निकाल लिया। चलिए, अब आपसे बोला था हमने एक और फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आपने सिर्फ इक्विवेलेंट निकाला है, अब आपको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। याद है आपने नॉर्मेलिटी की अभी डेफिनेशन जो देखी थी, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मास गिवन, अपॉन में आता था मोलिकुलर मास। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, मास गिवन अपॉन में मोलिकुलर मास। ओके, तो यहां पर भी आएगा मास गिवन, और हमारे पास जो मोलिकुलर मास था, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये होता है यहां पर। अगर आप लोग ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी चीजें। अच्छा, यहां पर है ये और यहां पर है ये, इसका मतलब है जूम करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर आपको समझाएंगे। फिर यहां पर देखिए,
अभी आपने इक्विवेलेंट मास देखा था, क्या देखा था आपने? इक्विवेलेंट मास देखा था। यहां पर हमने देखा था मोलिकुलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। अगर हम लोग बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की, ग्राम इक्विवेलेंट की, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पर मास आएगा और साथ में आएगा ये चीज, ये जो रहेगा ये यहां पे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। आई बात समझ में? ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर हम लोग बात करें HCl की, जरा HCl की बात करते हैं। HCl के केस में यहां पर हमारे पास मोलिकुलर मास क्या, जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है वो क्या बनेगा? मान लीजिए इसका हम लोग आपको दे देते हैं मोलिकुलर मास कितना है, 36 है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसका आया 36। अगर हम आपसे बोलें कि यहां पर हमारे पास मोलिकुलर मास कितना बनेगा, अगर हम लोग मोलिकुलर मास की बात करें, तो आप क्या बोलोगे कि दे तो रखा है आपने 36, तो 36 यहां पे आ जाएगा, ये होगा। तो अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें और साथ में इसको कंपेयर करें हम लोग किसके साथ, हम लोग करें नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था मास गिवन अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर है मास गिवन अपॉन में यहां पर है इक्विवेलेंट मास। तो अगर आप लोग इनको कंपेयर करो हाइड्रो HCl के केस में, तो HCl के केस में दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। जरा ध्यान से देखो, HCl के केस में यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आया? 36। इक्विवेलेंट मास हमारे पास आया 36। और यहां पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे यहां पर, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा? यहां पर भी हमारे पास मोलिकुलर मास जो होगा ये तो आएगा 36, और हमारे पास ऊपर आ जाएगा मास। और यहां पर भी यही है, यहां पर आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा हमारे पास मास। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको याद करने के लिए समझ सकते हैं, ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं कि HCl के केस में, HCl के केस में ग्राम इक्विवेलेंट मास बिल्कुल किस तरीके से दिखता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के जैसा दिखता है। ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ये यहां पे रहेगा, ओके, ये रहेगा यहां पर। अब अगर आपने ये निकाल लिया तो इसके बाद आपने नॉर्मेलिटी भी सीख रखी है। नॉर्मेलिटी में क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट करना है आपको ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इतनी सी बात है। तो ये जो चीजें हैं ये याद करने की चीजें हैं, एक बार प्रैक्टिस करने की चीजें हैं। जिन स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने ले लिया होगा। बाकी अगर आपका कुछ रह जाता है, बीच में मिसिंग हो जाता है, तो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे क्लास फिनिश होने के 2 घंटे बाद। ओके, ये चीज रहेगी। चलिए, तो इस तरीके से हमने सीखा ये चीजें। अब मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, साथ में मोलालिटी। हाँ, तो अगर किसी को कुछ छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी फॉर्मूला बेसिस पे अगर बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा। सर अभी आप पूरे रिवीजन करवाओगे पूरे चैप्टर का? हाँ, तो पूरा चैप्टर ही हम लोग देखने वाले हैं ना, पूरा चैप्टर ही देखेंगे। बाकी कुछ चीजें सर ऐसी होगी जो आपको हम लोग बताते चलेंगे बीच बीच में, कि ये आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर 2-2 चैप्टर फिनिश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको सर थोड़ा तो सा मैनेज सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सर चलिए, ये डाउट आप लोग ना पूछें, ये डाउट ना पूछें, ये तो आप लोग देख लोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं उसके रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो पूछो। इससे पूछोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बिल्कुल एक एक सेकंड हमारे लिए सर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी सर नॉर्मेलिटी एक बार बता दीजिए। अरे नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारे पास। ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मास गिवन अपॉन में आएगा इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास मास। अपन हाँ सर फिर वही। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला देखते थे जो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो इस तरीके से पूरी चेन चलेगी इनकी, तो आप लोग समझ जाओगे वहां पर। ओके, सर तो ये इस लोग तरीके से हमारे पास ये जो कैसे? टॉपिक था ये होता है फिनिश। अब एक काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको इसका थोड़ा रिवीजन कर लेना है, बाकी हो जाएगा। और हम ये चीज मानते हैं कि ये जो चैप्टर होता है हम लोग ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले ही हमारा चैप्टर इस समय हो जाता है ये। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें पहले से आती होगी, और इसमें अगर हम लोग समय देंगे तो ये तो वही बात हो जाएगी कि फालतू की बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय का महत्व समझना। एक और हमारे पास होती है फॉर्मेलिटी, जो ऐसे स्टूडेंट जो कि इसको भी पढ़ना चाहते हैं वो इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें छोटा सा जो अंतर होता है, ये एक तरीके से क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो होता है इसका फॉर्मूला ये बनता है। ये जो होती है एक तरीके से हमारी मोलारिटी की तरह ही होती है। सिंपल सा अंतर यहाँ पर ये है कि ये जो होती है ये आयंस के लिए होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए होती है, जैसे हमारे पास NaCl KCl। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है वो इस टॉपिक को अभी स्किप कर दीजिए। ओके, इसके ऊपर आप लोग गेम खेल सकते हो, रिस्क ले सकते हो इस टॉपिक के ऊपर, अभी आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छा खासा तो उसको भी देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड अगर हमारे पास होंगे तो वहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मोल्स। हम लोग यहाँ पर मोल्स लेते थे तो यहाँ पर फॉर्मोल्स आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से हमारे पास होंगे फॉर्मोल्स। किसके लेंगे? सोल्यूट के लेंगे। इतनी सी बात यहाँ पर होती है।
बाकी ये उन्हीं स्टूडेंट करेंगे जो कि जिन्होंने बाकी चीजें कर रखी है, नहीं तो पता चले आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और आप भी ये चीज कर रहे हो और इसमें आपको डाउट आ रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक और टॉपिक जो हमारे पास होता है, जो कि छोटा सा टॉपिक होता है, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन नाम से क्लियर है। पार्ट्स पर मिलियन, हमारे पास 1 मिलियन, 1 मिलियन हमारे पास क्या होंगे, एक तरीके से कंपाउंड समझ लो। इनमें से हमारे पास एक कंपाउंड जो होगा, इतने में से हमारे पास 1 मिलियन में से हमारे पास एक जो कंपाउंड होगा, जो प्रेजेंट होगा, एक एटम जो प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इतना ये प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। आपको फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, क्योंकि यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास मिलियन को बताता है। मिलियन का मतलब समझते हो? 10 लाख। तो 10 लाख ये समझ जाना, 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख। सॉल्व करके देख लेना आप लोग। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, 2 नंबर से ज्यादा में आपसे कभी भी ये पूछेंगे नहीं। चलिए, तो ये भी हमारा टॉपिक होता है फिनिश। एक और जो टॉपिक है हमारे पास, जो कि कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवा देते हैं आपको, जो कि हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर नाम आता है मोल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं? अरे फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक न्यूमिनेटर एक हमारे पास डिनोमिनेटर। तो यही चीज यहां पर है। यहां पर क्या होगा, हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, किसी चीज को तोड़ देंगे, फ्रैक्शन कर देंगे, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पहले तो इन्हें एडमिट करते हैं, श्री बालाजी को। तो यहां पर बात हो जाती है हमारी। अब समझेंगे थोड़ा सा इसको वापस से। मोल फ्रैक्शन का मतलब यहां पर यह होता है, मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है। दोनों कहां पर पड़े हुए हैं भैया? मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं। तो आप मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास ए जो है वो भी एक है, बी हमारे पास है वो भी एक है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों आधे, एक अगर सॉल्यूशन अगर हमारे पास पूरा कंप्लीट 1 है, तो ये भी हमारे पास आधा है और ये भी हमारे पास आधा है। तो इसका मतलब ये है, आधे को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? 1/2। ओके, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप अगर ए की बात करो, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ए कितना है हमारे पास? यहाँ पर आधा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा, ये होगा हमारे पास ए अपॉन में ए प्लस बी। ए प्लस बी, अब देखो जरा, ए हमारे पास कितना, ये नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ ए अपॉन में जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये चीज बनी है। आई बात समझ में? अगर हम लोग बोल देते कि यहां पर एक सी भी है, तो आप लोग क्या लिखते? यहां पर आप लोग 3 लगा देते। ओके, 1 तो रहता ही रहता, लेकिन अब क्या बोलोगे कि एक है लेकिन 3 में से एक है। तो यही चीज यहां पर है। आपको क्या करना है, अगर ए निकालना है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अपॉन में लिख देंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल में बात करें तो हमने ए और बी ले रखा है, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारे पास तरीका होता है करने का। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से आपको इसको याद रख लेना है। अगर आपने इसको बिल्कुल पहले से नहीं पढ़ा है, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे पढ़ना, समय देना। बाकी अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। ओके, तो ये चीज हमारे पास रहेगी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक्स के फॉर्म में। इसको एक जीटा बोलते हैं कुछ लोग, और इसको इस तरीके से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको बोलते हैं ईटा। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड वे ये है कि आप लोग इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है? ये तरीका होता है यहाँ पर। तो अगर आपको ए का निकालना है तो आप लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और अगर हमारे पास सी भी दे रखा है तो सी कर देंगे। ये तरीका हमारे पास होता है। ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग इसे, मोल फ्रैक्शन। ये चीज हमारे पास होती है। तो ये चीज रहेगी। बाकी टाइम देख लेते हैं, 6:30 बज चुकी है। सिर्फ इतने से टॉपिक हमारे हुए हैं 6:30 बजे तक, और कोशिश करते हैं थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाने की। बाकी टॉपिक ये जो आपको देखने को मिलेंगे, यही आपको अच्छे से करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। और अगर कोई छोटा मोटा डाउट आए तो आप लोग वीडियो देख लेना, बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। वहां से आप लोगों का जो छोटा मोटा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उसमें हमारा समय लग सकता है। अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि फटाफट इस चैप्टर को फिनिश करें। ओके, फिर इसकी न्यूमेरिकल्स पे हम लोग मूव कर जाएंगे। चलिए, तो बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? सर ये परीक्षा बोर्ड में तो इसमें जीटा और ईटा कुछ भी नहीं दे के रखा है। अरे तो परीक्षा बोर्ड में नहीं दे रखा है, इसका मोल मतलब ये फ्रैक्शन। थोड़ी ना, परीक्षा बोर्ड में तो बहुत सारी चीजें गलत भी दे रखी है। ओके, तो वहां पे ये चीजें, इसको रिप्रेजेंट ईटा से करते हैं या फिर हम लोग जीटा से करते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। परीक्षा, अब क्या बात करें इस टॉपिक के ऊपर यार, चलो ठीक है, छोड़ो इसको अभी।
जो चीज़ आपको बताइए आपको समझ में आ गई होगी, ये उम्मीद करते हैं। और जो परीक्षा बोर्ड के दीवाने हैं बिल्कुल उनको बता दें कि परीक्षा बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें गलत सलत होती है, तो आप लोग परीक्षा बोर्ड को भगवान ना माने। परीक्षा बोर्ड सिर्फ एक रेफरेंस बुक है हमारे पास, लेकिन सारी चीज़ आप सोचते हैं कि यही हमारे पास सब कुछ है, तो ये गलत बात है। ओके, चलिए ये बात हो गई हमारे पास। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेपर प्रेशर का, जिससे हमारा जुड़ा हुआ है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, तो अगर आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया तो राउल्ट्स लॉ समझ में आ जाएगा, और यहां से एक नई कहानी शुरू हो जाती है, इसलिए आपको वेपर प्रेशर समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें, यहां पर आपको बहुत सिंपल सी भाषा में समझाते हैं, ज्यादा बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, पानी है। अपने पास कंटेनर है, कंटेनर में पानी है। आपने क्या किया, इसमें कुछ मोल्स थे, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे पास कंटेनर है जो ऊपर से क्या है, पूरी तरीके से क्लोज है। ये जो कंटेनर रहेगा ऊपर से पूरी तरीके से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमारे पास कंटेनर है, इसको हमने ऊपर से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब नीचे से हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होगा क्या, धीरे धीरे ये जो पानी है ये कैसा बनने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा, भाप के फॉर्म में ये उड़ने लग जाएगा। ओके, तो इस स्थिति में आ जाएगा ये कि भाप बन के ऊपर जाने लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये जो पानी हमारे पास है ये ऊपर इस सतह के ऊपर जमने लग जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा ही होता है हमारे पास, जैसे आपने पानी गर्म किया हो, ऊपर से कुछ रख दिया हो, ऊपर से प्लेट व्लेट, तो वहां पर क्या होता है, बूंदे जम जाती है उसके ऊपर। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके ऊपर छोटी छोटी हमारे पास वेपर्स बन जाएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये जो बूंदे होंगी टप टप पड़ के नीचे गिरने लगेगी। ओके, नीचे गिरने लगेगी। तो ऐसा समय जहां पर क्या हो, हमारे पास यहां से तो वेपर्स बने ऊपर की तरफ, और हमारे पास पानी आए नीचे की तरफ, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जहां पर हमारे पास इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब ये जो हमारे वेपर प्रेशर्स होंगे, ये यहाँ पर हमारी जो सरफेस में, ये जो पानी की सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और साथ में ये जो ऊपर से आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स इनके द्वारा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। फिर से एक बार वो समझा देते हैं। ऐसा समय जहां पर, या फिर ऐसा टाइम जहां पर हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितने हमारे मॉलिक्यूल्स जो पानी के थे वो ऊपर जा रहे हैं और साथ में नीचे आ रहे हैं, तो उस समय हमारी जो सरफेस है, ये पानी की जो सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर, उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेज इन अ क्लोज्ड कंटेनर वेयर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस समय हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा होगा वेपर के द्वारा, किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, जो पानी था उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। आई बात समझ में, ये होती है हमारे पास क्या, वेपर प्रेशर। इतनी सी बात है। अगर किसी को समझ में फिर भी नहीं आया है तो सिंपल सी भाषा में ध्यान रखो, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। वेपर का प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, किसके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो क्या बोलोगे, उस सरफेस के ऊपर, उस पानी की सरफेस के ऊपर। आई बात समझ में, उस पानी की सरफेस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर। आगे बात करते हैं। अब यहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जहां पर हमारे पास राउल्ट्स लॉ आ जाएगा, तो इसे हम लोग करना चाहेंगे, इसे हम लोग फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको ध्यान रखो। बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ें आपकी रह जाती है तो जब आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो वहां पर आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपने वेपर प्रेशर नहीं समझा अच्छे से तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट ढीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वेपर प्रेशर आप इतना समझ लो कि प्रेशर लगता है किसी सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर। ओके, इतना अगर आप लोग समझ लोगे इतना भी काफी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक चीज समझानी है। हम लोग क्या करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम लोग पहले तो लिखते हैं पी। अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूट की, जैसे नमक जो होता है हमारे पास, नमक जो होंगे, नमक के जो कण होंगे उसे बोलेंगे सोल्यूट। तो सोल्यूट जो होता है उसको लिखते हैं बी के साथ। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जैसे पानी जो होता है, उसको हम लोग लिखते हैं ए के साथ। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास लिखने के तरीके होते हैं। ये क्या है, वेपर प्रेशर का लिखने का तरीका है, पीबी और पीए। अब एक बार और सुन लो, जिन स्टूडेंट को फिर से समझ में नहीं आया है एक बार और समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने पानी भर दिया है, इसमें हमने क्या कर दिया, थोड़े थोड़े छोटे छोटे नमक के जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, नमक के जो कण होते हैं, इस तरीके से हमने इसमें डाल दिए। इतनी चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। अब आप क्या बोलोगे, ये जो नमक के कण है इस तरीके से, ये जो रहेंगे इनको बोलेंगे हम लोग सोल्यूट,
और सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है, जो पानी हमारे पास, उसको लिखेंगे हम लोग ए के साथ। आई बात समझ में? ये तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट का होता है उसे हम बोलते हैं बी के साथ लिखते हैं, ए का जो होता है उसको ए के साथ लिखते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें सॉल्यूट नहीं होता, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता, सॉल्यूट ना होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे, इसे बोलते कि हमारे इस समय क्या है, हमारे पास प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। जैसे इस स्थिति की हम लोग बात करते हैं, यहां पर कोई भी हमारे पास छोटे मोटे पार्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि यहां पर जो वेपर प्रेशर लगेगा ये हमारे पास प्योर स्टेट में होगा। जैसे आप लोग यहां पर जरा जूम करके देखिए, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, यहां पर हमारे पास ए है, इसमें आपको एक भी बी देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इससे हम लोग लिख देंगे पी ऑफ ए इन अ प्योर कंडीशन। इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी, यहां पर सारे के सारे बी वाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर जो प्रेशर बनेगा इसे बोलेंगे प्योर प्रेशर। ओके, प्योर कंडीशन में प्योर लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा उसे प्योर बोलेंगे। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर ए, यहां पर बी, कुछ ए के कुछ बी के, कुछ ए के कुछ बी के, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा ये ए और बी दोनों का मिक्सचर रहेगा। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये कैसे हो गए, इम्प्योर हो गए। तो अब आपके लिए यहां पे आता है राउल्ट्स का नियम, और राउल्ट्स का नियम सिंपल सा ये बोलता है कि हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, हमारा जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी एक कंपोनेंट के लिए ले लीजिए, मान लीजिए ए के लिए निकालना है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जीटा ए के। और जीटा ए क्या हमारा होता है, मोल फ्रिक्शन। अभी आपको बताया था मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन ये हमारे पास होता है राउल्ट्स का नियम। सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो, कि हमारा जो पीए हमने इसके अंदर डाल रखा है, ये जो पीए यहां पर है या फिर पीबी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे उसके मोल फ्रिक्शन के ऊपर। आई बात समझ में? ये चीज यहां पर होती है। बस अब एक बार आप लोग और समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सारा का सारा आपका डाउट जो था वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए राउट फ्लो क्या बोलता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इतना सा छोटा सा इसका डेफिनेशन है। पार्शियल क्यों बोला हमने, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है, यहां पर ए भी लगा रहा है, कोई बी भी लगा रहा है, तो हम लोग किसी एक के लिए बात करेंगे तो टोटल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। वीपी मतलब होता है वेपर प्रेशर। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास किसी एक कंपोनेंट के द्वारा होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इतनी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। अगर आपने राउल्ट्स लॉ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन को डायरेक्ट याद कर लेंगे, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और अगर आपके पास इससे भी सिंपल कोई डेफिनेशन है, वैसे तो होगी नहीं इससे सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि इससे सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती है। बहुत सिंपल भाषा में हमने 3 लाइन के अंदर इसे फिनिश कर दिया है। जो स्टूडेंट चाहे वो 2 लाइन में भी इसे लिख सकते हैं आराम से। इतना सिंपल सा हमने यहाँ पर कर दिया है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो जो हमारे पास डेफिनेशन है ये बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएगी। अभी थोड़ी देर और आपके लिए आपके माइक ऑफ करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो डेरिवेशन हमारे पास यहाँ पर छोटा सा होता है ये और करवाना है आपको। ओके, फिर आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछ लेना, बाकी ये चीज रहेगी। देखेंगे आप लोग राउल्ट्स लॉ, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ आपको समझा दिया। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, इतनी बात हमें समझ में आई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ए भी होगा, साथ में बी भी होगा, यहाँ पर ए भी होगा, यहाँ पर हमारे पास बी भी होगा। ओके, और अगर हम लोग बात करें ए की तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जीटा ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं चलो। तो यहाँ पर आ जाएगा के और जीटा ए। ये कैसे आया, जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर इक्वल आता है, साथ में कॉन्स्टेंट आता है। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि इस के की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसकी के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आगे जाके, ये हमारे पास वैल्यू आएगी पी इजिकल्स टू पी नॉट ए जीटा ए। ओके, ये हमारे पास आगे जाके वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हम लोग इसको डायरेक्ट याद करना चाहें तो ये हमारे पास आगे जाके आने वाली है, लेकिन हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये वैल्यू आएगी। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, फुल फोकस यहां पे करेंगे आप लोग। अब इस के की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक कंडीशन मान के चलेंगे। हम लोग एक कंडीशन मान के चलेंगे कि मान लो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर ए ही होता, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ए ही होता, तो हमारे पास ये जो यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर हमारे पास सिर्फ ए होता तो यहां पर जो हमारे पास जीटा ए होता, इसकी वैल्यू क्या आती, जीटा ए क्या होता है, जीटा ए होता है कितने हमारे पास ए प्रेजेंट है और कितने हमारे पास बी प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ के बताओ।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो 1 है और बी हमारे पास कितने हैं, 0 है। इसका मतलब हमारे पास जो ए आएगा, जीटा आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब है जीटा की वैल्यू तो 1 आई और जीटा ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई। जीटा बी यहाँ पर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 0 है यहाँ पर। तो इससे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर जीटा भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक तरीके से, और जीटा ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसी में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए आप लोग इसको निकालिए, इसी तरीके की वैल्यू निकालिए आप लोग। तो आप लिखेंगे P इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास K था, K लिखेंगे। अब ये जो P होगा इस कंडीशन में P क्या रहेगा, प्योर कंडीशन में रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर PA, यहाँ पर भी आएगा हमारे पास PA, तो यहाँ पर प्योर कंडीशन में हमारे पास रहेगा। ओके, ये बात हमें समझ में आई। इसको आपको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जीटा ए, जीटा ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। ओके, यहाँ पर क्या आएगी, जीटा ए की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या इसी तरीके से आपने के की वैल्यू निकाल ली, यही तो हमारे पास के की वैल्यू है। इसका मल्टीप्लाई जीटा ए से करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास के होगा, के की वैल्यू रहेगी पी नोट ए, पी नोट ए हमारे पास के की वैल्यू रहेगी। आई बात समझ में। तो इसलिए हम लोग ये जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी इसको हम लिखेंगे पी नोट ए। और एक बार अगर आपने पी नोट ए लिख दिया तो आपका जो आंसर है पूरा खत्म हो जाएगा राउल्ट्स लॉ का। ये देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली पी नोट ए की के इस तरीके से, और ये जो वैल्यू थी इसकी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस तरीके से हमारे पास ये चीज बन गई। ओके, तो फिर से अगर एक बार समझाएं हम तो फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो सकता है। ये चीज तो हमें पता चल गई भैया। इसके बाद हमें ये चीज भी आती है कि यहाँ पर हम लोग के कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग जीटा ए कर लेंगे। इतनी चीज भी हमें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम के की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हम लोग एक कंडीशन मान लेंगे कि हमारे पास प्योर ए है, हमारे पास प्योर ए है। इसका मतलब है हमारे पास जीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हमारे पास प्योर ए होता है तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं पी नोट ए, यहाँ पर आप लोग ए लगा लेना, यहाँ पर भी आप लोग ए लगा लेना। तो पी नोट ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि के की वैल्यू हमारी ये आई है, तो के की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रख दीजिए। तो इस तरीके से पी ए हमारे पास हो जाएगा पी नोट ए जीटा ए। इस तरीके से आपको लिखना है। आई बात समझ में, ये हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। इसी तरीके से अब आपको बी लिखना है तो बी को डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर पी बी लिखोगे, यहाँ पर पी नोट बी लिखोगे, यहाँ पर जीटा बी लिखोगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में, ये होता है हमारे पास पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी जीटा बी। ये होता है हमारे पास राउल्ट्स का नियम। अब अपने सवाल आप लोग छोटे मोटे जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपका ये सवाल है कि हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे, इसी को रिकॉर्डेड जो वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वहां पर एक बार स्टार्टिंग से देख लेना वेपर प्रेशर से, तो आपका ये कवर हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको कुछ सजेशन यहाँ पर देना है तो बिल्कुल यहाँ पर हम माइक ऑन करने की परमिशन आपको देते हैं, वहां पर आप लोग बता सकते हैं। अरे लास्ट में क्या लिखा है? और ये तो नॉन वोलेटाइल के लिए रहता है ना? हाँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है। और कोई अरे सवाल? लास्ट में क्या लिखा सर हेनरी लो को पढ़ाओ। अच्छा सवाल है, बहुत है? अच्छा अरे सवाल आपने पूछा। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। हेनरीज लॉ पढ़ाना है इन्हें, तो हेनरीज लॉ पढ़ा देते हैं पहले। तो हेनरीज लॉ पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें, अभी हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज हम पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ भी आएगा, लेकिन अगर हम आपको हेनरीज लॉ पढ़ाएंगे तो उससे पहले आपको सोल्यूबिलिटी पढ़ानी पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी पढ़ाने से पहले आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से फॉलो करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर याद करना है, बिल्कुल रटना है, तो हम आपको हेनरीज लॉ पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका नुकसान है, हमारा कोई भी इसमें फायदा नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको चलने दीजिए, बाकी फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ले लीजिए, हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से। 2011, 15, 16, 20 में आ रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब यहां पर ये होता है, आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उसे आप क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो नहीं करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रियल लाइफ के अंदर ध्यान रखना, रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ, ये जो आप दुनिया में देख रहे हो सारी चीजें, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आज भी हमें ये चीज पढ़ाई जा रही है, जबकि आज ये हो चुका है सिद्ध कि ये जो राउल्ट्स लॉ है ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं। आज हमें ये चीज देखनी है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखना है। इसके लिए हमारे पास आगे आएगा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अभी आप क्या बताओगे, आइडियल का मतलब है राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले, और नॉन आइडियल का मतलब है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पे होती है। दूसरी बात, अब आपको डायरेक्ट चीजें याद करवा देते हैं।
अगर यहां पर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आपको लिखना है डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0, साथ में आपको यह भी याद कर लेना है डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0। मतलब यहां पे ना तो एनर्जी में चेंज आएगा ना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब रिएक्शन भी हो जाएगी और एनर्जी कन्वर्ट भी नहीं होगी, बॉन्ड वगैरह टूटेगी लेकिन एनर्जी कोई यहां पर क्या होगा, बॉन्ड भी टूट जाएगी लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना लेनी पड़ेगी। ये कौन कहता है? ये राउल्ट्स कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है। आई बात समझ में? इसलिए बोलते हैं यहां पर वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ये चीज यहां पर ये बताना चाहते हैं, इसलिए आगे जाके ये फेल हो जाता है। आई बात समझ में? ये चीज यहां पर है। तो आप लिखना कि यहां पर डेल्टा एच मिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में चेंज आता है। पानी को उबालते हो तो क्या होता है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है ना। तो पानी जो आपके पास पहले था और पानी जब उबालने के बाद बचा तो आप क्या देखोगे, उसमें वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा समझ सकते हो। आई बात समझ में? यहाँ पर चेंज आ जाएगा लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज। इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो। तो 3 पॉइंट थे जो आपको समझा दिया हमने। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा जो रहेगा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को रिलेटेड। ये आपको घर पे ट्राई करना है। अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो एक हमारे पास एक इसका वीडियो है 5 से 7 मिनट का, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पर ये हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आपको क्यों नहीं करवा रहे इस क्लास में। इस क्लास में इसको नहीं करवाने का रीजन हमारा ये है कि ये जो क्वेश्चन होता है ये आइडियल और नॉन आइडियल के कंपेयर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस वजह से हम आपको इसको नहीं करवा रहे हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर जो स्टूडेंट इसको करना चाहते हैं उनको ये 5 से 7 मिनट का जो वीडियो होगा वो प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से देख लेना। इतनी सी बात है। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको जो चाहते हैं इसको याद करना, तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, साथ में ये जो हमारे पास होते हैं ये आप लोग याद कर सकते हैं। पॉजिटिव के केस में ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे, डेल्टा एच डेल्टा वी, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ओके, अगर कोई स्टूडेंट शॉर्ट में करना चाहता है तो उसे हम बता दें, सबसे पहले तो आप ये दोनों चीज याद कर लो, एक इसका एग्जाम्पल याद कर लो, ये आपके आसानी से याद हो जाएंगे। ये पॉजिटिव शो करेगा, ये पॉजिटिव शो करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, ये नेगेटिव करेगा। नाम से समझ में आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी हम लोग इसका वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, देख लेना वहां पर। चलिए, तो टाइम कितना हो चुका है हमारे पास, 6:48 हो चुकी है। चलिए पूछिए आप लोग। तो ये राउट स्लो के साथ में अपने वो डायग्राम भी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बनाना है, बनाना चाहो तो आप बना सकते हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो। अच्छा, तो आगे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, जिन्हें राउट फ्लो क्लियर नहीं हुआ है वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना था, इस तरीके से बना था, पी इजिकल्स टू पी नोट एज जीटा। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनता था। अब आप चाहें तो इसे आगे भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको समझाते हैं। इसको आप चाहें तो आगे भी डिराइव कर सकते हैं। देखिएगा, जीटा ए जो होता है, हमने देखा था जीटा ए प्लस जीटा बी। अगर दो कंपोनेंट हमारे पास है, मान लो ये भी आधा है हमारे पास, ये भी आधा है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, फुल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये चीज हमारे पास होती है। फ्रैक्शन को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, टोटल फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आती है कि अगर हम लोग यहाँ से जीटा ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये आएगी हमारे पास 1 माइनस जीटा बी। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आप लोग एक एक्सप्रेशन और ला सकते हैं जो कि ये वाला है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग ये भी ला सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जरा नाम से समझिए इसको, क्या नाम है इसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन वेपर प्रेशर आप लोग जरा देखिए, यहां पर भी पी नोट ए है, यहां पर भी पी नोट ए है, यहां पर भी पी नोट ए है, यहां पर भी पी नोट ए है। लेकिन ये क्या हो गया है, ये कम हो गया है, रिलेटिवली ये लोअर हो चुका है इसके कंपेयर में, तो इसे बोलते हैं रिलेटिवली ये कम हो चुका है। नीचे के कंपेयर करें इससे तो ये क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है। इसमें कितना कितना कम हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ये पी ए माइनस पी ए इतना अमाउंट ये कम हो चुका है। ये चीज आपके लिए होती है। अच्छा, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। साथ में आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो ये है, अभी जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बोलना चाहिए, हमें न्यूमेरिकल्स बोलना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला।
ये आप लोग अभी नोट करके रख लीजिए। इसमें हमारे पास जो चीज़ें दे रखी है WB, WA, MA, P0, ये जो हमारे पास चीज़ें दे रखी है WW करके, MM करके, ये यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है कि हमारे पास WA क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। WB हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। MA हमारे पास क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB हमारे पास क्या होगा, B मतलब हमारे पास सॉल्यूट होता है, तो यहाँ पर आप लोग सॉल्यूट लिख दीजिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो स्टूडेंट इसे डिराइव करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो ये भी हमने करवा रखा है। एक काम करेंगे, इसका भी हम लोग वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी करवाएंगे तब आपको बता देंगे। ये हमारा कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स आती है, जो कि हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज़ आपको और करवा देते हैं। पूरा चैप्टर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सहयोग दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपिक हमारे पास होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में होता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चीज़ है ये? मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है हमारे पास? एक कंटेनर है। इसके अंदर आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया। एक और कंटेनर आपने लिया, इसमें भी आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया। और आपने क्या किया, इन दोनों में जो पानी की जो वॉल्यूम है, ये दोनों में बराबर है। इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी आपके पास 1 लीटर पानी है। आपने क्या किया, इस वाले में आपने नमक डाल दिया थोड़ा सा। क्या डाल दिया आपने? नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नमक डाल दिया आपने। थोड़ा सा ये मान लो आपने बहुत सारा यहाँ पर नमक डाल दिया। अब दोनों को आपने गर्म करा। आपने दोनों को क्या किया? गर्म करा। तो जो पानी होता है, पानी कब उबलने लगेगा? आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी हमारा उबलने लग जाएगा। अच्छा, उबलने लग गया पानी, क्योंकि ये प्योर पानी है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी उबलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं उबलेगा, पानी इसके अंदर है मतलब ये उबलेगा। तो ये बॉईल कब होगा हमारा? ये होगा 100 डिग्री प्लस में। 100 डिग्री प्लस में मतलब यहाँ पर हो सकता है 102, 105, 107, इस तरीके से इसकी वैल्यूज हो सकती है, वेरी कर सकती है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितने में उबल रहा है? 105 के ऊपर ये बॉईल हो रहा है। 105 के ऊपर ही क्या हो रहा है? हमारे पास बॉईल हो रहा है। ओके, ये चीज होती है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर 105 लिख लेते हैं। तो हमें क्या चीज समझ में आई कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, जैसे हमारे पास नमक वगैरह होता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, जो अच्छे से वोलेटाइल नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से इसको बोलते हैं कि यहाँ पर अगर हम कुछ डाल देते हैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे पास प्योर है। प्योर को लिखते हैं प्योर को लिखते हैं इस तरीके से, प्योर को लिखते हैं इस तरीके से। और जो इम्प्योर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं, TB। ओके, प्योर हमारे पास ये है और इम्प्योर हमारे पास ये है। अगर हम आपसे बोले कि बताओ कितना इनमें डिफरेंस आ गया, कितना यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, अंतर कितना आ चुका है बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर तो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया। प्योर वाला जो है वो कम है और इम्प्योर वाला जो है वो ज्यादा है। आई बात समझ में? तो हम इसे लिख सकते हैं कि चेंज हमारे पास कितना आया। चेंज का सिंबल ये होता है, चेंज हमारे पास कितना आया हमारे पास, ये वाला। तो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली बात ये फॉर्मूला हमारे पास लिखना है। यहाँ पर सारी चीज लिखी हुई है। ओके, इसको आप लोग स्किप कर देना। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास होती है, लेकिन इसका भी कोई महत्व नहीं है। आप लोग सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, द डिफरेंस TB माइनस टी डेल्टा बी इज इक्वल्स टू डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर जो TB हमारे पास होता है, T0 भी हमारे पास होता है। इसको आप लोग देख लीजिए। TB हमारे पास क्या है, फिर से यहाँ पर देखो, TB जो हमारे पास था वो ये था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पानी भी है और साथ में हमारे पास ये जो हमारे एक तो सॉल्यूशन भी और सॉल्वेंट भी है यहाँ पर, इसलिए हम इसे सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, ये यहाँ पर होता है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। अब यहां पर आपको इतनी सी चीज याद रखनी है। अब दूसरी जो चीज बताने वाले हैं वो जरा यहां पर देखिए। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, बड़े आराम से याद कर सकते हो। आपको बिल्कुल हमने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको याद करवा दिया है, तो अब इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये जो रहेगी इसको आपको बिल्कुल भी स्किप कर देना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कोई महत्व नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए होता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ते थे, जून जुलाई से पढ़ते थे, उनको ये चीज़ें हम बता देते थे बीच बीच में, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि इन फालतू चीज़ों में आप टाइम दें। हाँ,
तो हमने ये चीज देख ली कि जो डेल्टा टीबी होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम क्या होता है हमारे पास, एम हमारे पास होता था मोलालिटी। क्या होता था, मोलालिटी। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलालिटी। ओके, ये हमें कहां से पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला, मतलब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको ये भी पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के बी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को बताते हैं, के बी। इसको बोलते हैं मोलार इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मोलार इलिवेशन कांस्टेंट। इसके ऊपर 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोलार इलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। इसका एक और नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, लेकिन आप उसे स्किप कर दीजिए क्योंकि आपसे इस समय याद होगा नहीं, यही याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट यही आता है, इसको आज तक पूछा नहीं गया इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया। तो मोलार एलिवेशन जो कांस्टेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है, केबी। ओके, अगर आपको बताना हो कि केबी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे कि केबी जो होगा वो इसके इक्वल रहेगा। कब रहेगा, जब आप एम की वैल्यू को 1 कर दोगे। अगर हमारी एम की वैल्यू यूनिटी हो जाए, हमारे पास मोलालिटी जो हमारे पास है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, या फिर हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है उसका 1 मोलार हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो केबी होगा, ये केबी किसके बराबर होगा हमारा, ये बराबर होगा डेल्टा टीबी के। और डेल्टा टीबी क्या होता है, आप लोग बता सकते हो ये चेंज होता है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोग बता सकते हो, इट इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस इतनी सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन अगर आपको याद, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि बताओ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से बता देना, यहाँ से उठाना और यहाँ पर फिनिश कर देना। डेफिनेशन देखो कितनी प्यारी हमने लिख रखी है कि द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के जो होगा वो क्या होगा, मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, व्हेन द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है एक इकाई हो जाती है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अगला जो हमारे पास टर्म आने वाला है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि इसे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए अपने हिसाब से, बाकी आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, बाकी फिर आप लोग आराम से इसे नोट कर लेना। हाँ, आगे हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जरा देखिए। अब देखो उसी तरीके की बात है, हम लोग फिर से वही कंडीशन ले लेंगे। इस बार आप क्या करोगे, फिर से 2 कंटेनर लोगे, एक में आप लोग पानी भर दोगे, एक में आप लोग क्या भर दोगे, एक में आप लोग क्या करोगे, एक में आपने पानी भर दिया, एक में पानी, दोनों में पानी आपने भर दिया। इसमें आप लोग फिर से नमक मिला लीजिए थोड़ा सा, इसमें आपने नमक मिला लिया। ये हमारे पास प्योर पानी है, ये प्योर कंडीशन में है, इसमें आपने क्या किया है, नमक मिला दिया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है पूरा, और ये सिर्फ हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो ये जो कंडीशन होगी इसमें क्या होगा, इस बार हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट देखा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये किसका क्या रहेगा, इसका आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने पॉइंट के ऊपर, किस डिग्री के ऊपर फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, बर्फ में जम जाना स्टार्ट कर देता है, तो 0 डिग्री के ऊपर। ये जो होगा ये क्या आएगा, ये उससे भी कम आएगा। ये क्या होगा, उससे भी कम आएगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, -2 -3 इस तरह कुछ भी हो सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि ये जो होगा इस समय ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा क्योंकि माइनस जो होता है वो छोटा होता है ना। तो आप क्या लिखोगे, इस बार हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं TF, तो डेल्टा TF माइनस TF, यहाँ पर हमें डिग्री बताना चाहिए। ओके, ये प्योर कंडीशन को बता रहा है, ये इम्प्योर कंडीशन को बता रहा है। इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला बना देंगे। आई बात समझ में, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमने आपको समझा रखा है यहाँ पर, बाकी फिर भी आपको देखना है तो ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, फिर से वही कहानी रहेगी हमारे पास। जिन स्टूडेंट को पिछले जो टॉपिक था उसमें समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर आप लोग फिर से समझ लीजिए। फिर से कहानी सेम टू सेम वही है, बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी लिख रहे थे यहाँ पर हम लोग एफ यूज करेंगे। तो फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, फिर यहाँ से हमारे पास ये हटेगा तो यहाँ पर KF आ जाएगा। अब ये जो KF होगा इसको बोलेंगे मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। इसको फिर से कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलोगे कि जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। तो बस इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन बना देना, ये हमारे पास हो जाएगा। डिप्रेशन वाला भी खत्म, बस दोनों एक साथ कवर करवा दिए। अब हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा, तो आप लोग सभी पूरा ध्यान यहीं पर देंगे तभी ये हो पाएगा। पूरा का पूरा ध्यान आप लोग सभी यहीं पर केंद्रित करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, आपके लिए जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी आपके लिए डेफिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल
कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आना पड़ेगा, और ये क्या है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए आपको करवा रहे हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर आप लोग पढ़ेंगे, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन with non-volatile solute are separate with a semi-permeable membrane, then solvents particle passes through the membrane from the solvent side to the solution side is called osmosis। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको चीज समझा देते हैं, जरा डायग्राम देखिए आप लोग। हमने यहां पर क्या कर रखा है, हमने यहां पर ले रखा है सॉल्वेंट। एक काम करते हैं, आप लोगों के माइक ऑन करते हैं। जो स्टूडेंट बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, पहले तो हैंड डाउन आप लोग कर लीजिए, अभी जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाद में आपको समय दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर फालतू के हैंड रेज यहाँ पर ना करें आप लोग, टाइम हमारे पास कम है और आपके पास भी कम है, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा फायदा उठाओ कि यार यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सामने वाले पढ़ा रहे हैं और इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग फिर से फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, बीच में से हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को हमने सेपरेट कर रखा है। अरे रुक जाओ, अभी थोड़ा समझ लो यहाँ पर, उसके बाद पूछ लेना। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी लोग बताइए आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ, तो देखिए आपके पास थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ा चेक कर लो। बाकी अगर ऐसा हो तो क्लास को लीव करके वापस फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हमारे पास एक साइड सॉल्यूशन है, एक साइड हमारे पास सॉल्वेंट है। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी भी होगा, साथ में कुछ हमारे पास छोटे छोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे, मतलब हमारे पास नमक वगैरह होगा, यहाँ पर शक्कर वगैरह होगी, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ग्लूकोज वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर रहेगी। अब इसको हमने एक दीवार हमने बीच में लगा दी, और दीवार में क्या किया, बहुत छोटे छोटे छेद कर दिए। अब ये जो दीवार आपको दिख रही है, या फिर इसको हम छन्नी बोल सकते हैं एक तरीके से, छन्नी जो होती है हमारे पास, या चाय छन्नी होती है हमारे पास, ऐसी यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है, छन्नी लगा रखी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब वही होता है छन्नी, तो बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होगा ये हमारे पास, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारंगी झिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये चीज क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो अर्धपारंगी झिल्ली हमारे पास है, झन्नी होती है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार की होती है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या फिर होल आप लोग लिख सकते हो, ये होल होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे। इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर जो बड़े बड़े सोल्यूट के पार्टिकल्स है, ये वाले पार्टिकल्स हैं, ये इस तरफ नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं, और ये जो होल है ये बहुत छोटे हैं। तो जो पानी है, पानी क्या एक तरीके से, पानी में भी H2O हमारे पास होता है, H2O होता है हमारे पास पानी। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, वो इस साइड से इस साइड फ्लो होने स्टार्ट कर देंगे, इस साइड से इस साइड ये फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। अरे ये बात समझ में, इस साइड से इस साइड ये फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। अब दोनों का वॉल्यूम हमने बराबर ले रखा है, तो यहां से इस साइड कोई फ्लो नहीं होगा, यहां से इस साइड ये फ्लो होंगे। सॉल्वेंट यहाँ पर प्योर वाटर है, यहाँ पर हमारे पास पानी के साथ साथ नमक भी है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो जो पानी होगा वो क्या आएगा, वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा। ओके, इस तरीके से होगा। अब हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, हम क्या चाहते हैं, इसको स्टॉप करना चाहते हैं। ओके, इसको हम लोग रोकना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो डाउन हो चुका है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में हमने यहाँ से वापस से रिज्यूम कर दी है। बाकी हमारा जो टॉपिक है उसको भी हम लोग रिज्यूम कर देते हैं यहाँ से। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा चल रहा था, और हमने बात इतनी सी करी है कि हमारे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वही इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस साइड जा सकेंगे। ओके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो होगा ये किसके बीच में से जाएंगे, तो आप बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से जाएंगे। इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब हम लोग यहां से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो यहां से इस तरफ आ रहे हैं इनका फ्लो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फ्लो आना रुक जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये रुक जाएगा। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, रोकना है, हमें इन्हें रोकना है। ये हमारे लिए क्या है, एक दुश्मन है एक तरीके से। इन दुश्मन को हमारे देश में नहीं आने देना है। इसका मतलब क्या है, हमें हाई प्रेशर यहां से देना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा,
तब जाके उनके बीच में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। उसी तरीके से यहाँ पर होगा हमारे पास। सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये चीज़ है हमारे पास। अब इसी को आपको लिखने का तरीका देख लीजिए। अब अगर आप यहां से समझेंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी। द एक्स्ट्रा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा रहे हैं ओवर द सॉल्यूशन साइड की तरफ, विच स्टॉप, जो कि क्या करता है, स्टॉप कर देता है। किसे स्टॉप कर देता है? तो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है। अगर आप ऑस्मोसिस को लिखना चाहें तो फिर पूरी बात हो जाएगी। तो अब हमको समझ में आ गया कि हमने पहले तो इसको पूरे को एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, ऑस्मोसिस हमने पहले देख लिया, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को जो रोक दे, ऑस्मोसिस की प्रेशर को जो रोक दे, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे पास होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें समझ में नहीं आया है या फिर 60 to 70% चीज़ें समझ में आई है, तो यहाँ पर हमने बहुत शानदार नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और साथ में एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, तो हो जाएगा आपका। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो पाई से इसको डिनोट किया जाता है। एक इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है पाई इज इक्वल्स टू CRT, या फिर आप लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू MRT। यहां पर जो हमारे पास पाई है ये बताता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, यहां पर जो आर है ये कांस्टेंट है, साथ में जो हमारे पास टी है, टी हमारा टेम्परेचर है जो कि हमें केल्विन में लेना होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं ये एम और ये सी क्या है। एम और सी बताते हैं हमें। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन और एम का मतलब होता है मोलारिटी। तो आप चाहें तो सी लिख लें, आप चाहें तो एम लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपसे बताया था हमने कि कंसंट्रेशन और मोलारिटी लगभग सेम ही चीज होती है, तो आप चाहें तो जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एम का मतलब भी वही है, सी का मतलब भी वही है, बात खत्म। ये चीज यहां से रहेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है फिनिश। तो जो मेन चीज थी इस चैप्टर की हमने लगभग सारी देख रखी है। अब एक हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर होता है, जो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, इसका तो हो जाएगा। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये जो स्टूडेंट चाहें वो याद कर सकते हैं, बाकी इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आपको नहीं समझना इतनी सारी चीज़ें और 2 नंबर के हिसाब से इसे करना है, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ें आती है वो देखते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वो है हमारे पास यहां से सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें से एक चीज आती है हमारे पास, हेनरीज लॉ आता है हमारे पास, और साथ में आता है उसकी एप्लीकेशन। क्या होता है हेनरीज लॉ और क्या होती है उसकी एप्लीकेशन, वो हमको समझनी रहेगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको सारी समझा देंगे। ये 2 नंबर और 3 नंबर में पूछ ली जाती है, तो एक एक करके हम लोग दोनों टॉपिक को देख लेते हैं। दोनों इंटर रिलेटेड है, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसकी 2 डेफिनेशन है, आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं। सिंपल वाली ये रहेगी, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ रिलेटेड है प्रेशर से, ठीक है, प्रेशर से ये रिलेटेड है। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। हमने जिस प्रकार से राउल्ट्स लॉ देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के है। लेकिन आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, P इज इक्वल्स टू KH(x), इस तरीके से आपको लिखना है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है भैया हमारे हेनरी का नियम। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। अगर किसी को समझना है इस चीज को तो आप लोग कैसे समझेंगे इसको। वैसे तो हम जब पढ़ा रहे थे इस चैप्टर को यूट्यूब के ऊपर, तो हमने इसको बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसको डिटेल में पढ़े। तो हम इसे शॉर्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एक्स के। एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन होगा उसी गैस का। अगर आपको समझना है तो थोड़ा यहाँ पे आओ। आपने कोको कोला की बोतल देखी होगी या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, साथ में हमारे पास जो लिक्विड होता है वो तो होता ही होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस ढक्कन को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो स्प्रे होता है उस तरीके से, इस तरीके से प्रेशर में ये बाहर निकलता है। अगर आप इसे थोड़ा सा हिला दो और फिर निकालो तो क्या होता है, एक तरीके से ये प्रेशर में बाहर निकलता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो होता है ये होता है एक तरीके से लिक्विड पूरा, ये होता है हमारे पास लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। अगर इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला देंगे, ओके, और ऊपर से प्रेशर लगा देंगे, ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर लगा देंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
ये इस लिक्विड में धीरे धीरे करके क्या करने लगेगी, मिलने लगेगी, घुलने लगेगी, क्या करेगी, इसी लिक्विड के अंदर धीरे धीरे जाने लगेगी। आपने देखा है कि गैसेस जो होती है वो इतनी आसानी से लिक्विड के अंदर नहीं जाती है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाएं तो इसको जाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी हमारी इसके अंदर घुल जाएगी, इसके अंदर पानी के अंदर थोड़ी बहुत तो घुल जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट में हमारे पास फिर भी बच जाएगी। तो जैसे हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास, वो सारी की सारी एकदम से बाहर निकलती है। इस तरीके से होता है। अब ये क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस लिक्विड में मिला देते हैं, जो हमारे पास कोका कोला में होता है या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता है लिक्विड, अगर उसमें मिला देते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। बस इतनी सी इसकी बात होती है, इसलिए कंपनी ऐसा करती है। तो यहाँ पर फॉलो होता है हमारे पास राउल्स हेनरी का नियम, हेनरी का नियम इसे बोलते हैं। तो काफी सिंपल सी बात है। अब आप इसको इसकी दो एप्लीकेशन होती है, दो एप्लीकेशन आप लोग और याद कर लीजिए, और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट टर्म आपको करवा दी इस चैप्टर की। यहाँ पर हमारे पास है पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, वो इससे रिलेटेड डीप सी डाइवर। जो गोताखोर होते हैं हमारे देश के लिए जो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, गोताखोर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं। क्या होता है, समुद्र के नीचे जाते हैं। क्यों जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स वगैरह की रिसर्च करने जाते हैं, या फिर बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे जाते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पर रहेगी। अच्छा, 2 मिनट का आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर कुछ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया था, ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर वापस आ जाइए। हम क्या बताना चाह रहे थे, टॉपिक से हम भटकना नहीं चाहते हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे पास ये जो होते हैं गोताखोर, जो होते हैं पानी के अंदर जाते हैं, डीप सी में जाते हैं। अब ये जाते हैं तो क्या, क्यों जाते हैं, इसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सी भाषा में ये है कि भाई साहब, ये जो गोताखोर होते हैं ये पानी के अंदर इसलिए जाते हैं ताकि इन्हें रिसर्च करनी होती है, कुछ चीज़ों के बारे में इन्हें पता करना होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि इन्हें, जैसे आपने सुना होगा सबमरीन वगैरह होती है, तो वहां पर इस वजह से इन्हें समुद्र के अंदर बहुत समय तक रहना पड़ सकता है। वैसे तो ये गैस सिलेंडर अपने पास ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पानी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ये लोग इस तरीके से, इनमें क्या हुई होती है, इनमें नाइट्रोजन गैस जो होती है ये सॉरी ऑक्सीजन गैस ये लोग लेके जाते हैं। अब पानी के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ओके, तो नाइट्रोजन गैस जो होगी, इन भाई साहब जो हमारे पास है, ये गोताखोर जो हमारे पास है, इनके शरीर में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होने लगेगी। क्योंकि मान लीजिए ये हमारे इस तरीके से, आप लोग बोल सकते हो हमारा जो ह्यूमन शरीर होता है, शरीर में जो नसें होती है, नसों में क्या बहता है भैया, खून बहता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस इसके अंदर डिसॉल्व होने लगेगी। इनका जो खून होगा ना, खून में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन तो ले जाते हैं, इसके साथ साथ वो ले जाते हैं हीलियम गैस। हीलियम गैस, हीलियम जो होती है वो कैसी होती है, वो इनर्ट गैस होती है। कैसी होती है, इनर्ट गैस होती है। आपने सुना होगा नोबल गैस होती है ये, और ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। तो ये अगर इसके साथ ये मिलाकर ले जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर में, या फिर इनके शरीर की बात करें हम लोग, तो इनके शरीर में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हीलियम क्या होती है, इनर्ट होती है। तो ये इससे प्रोटेक्ट कर लेगी इसे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी मिलाकर ले जाते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में ले जाते हैं, कम मात्रा में ले जाते हैं, लेकिन इसको भी साथ में मिलाकर ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। रीजन सिंपल सा ये है, ताकि नाइट्रोजन गैस जो इनके शरीर में घुल रही थी पहले, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है, जब ये वापस सरफेस के ऊपर लौट के आएंगे ना, तब इनके शरीर के ऊपर बैंड्स बन जाएंगे। बैंड्स मतलब आपने देखा होगा फुंसी टाइप से इनके पूरे शरीर पे हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी नाइट्रोजन जो गैस इनके शरीर में घुल जाती है और वापस सरफेस के ऊपर आते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये बबल के फॉर्म में, या फिर आप लोग बोल सकते हो फुंसी जैसे होती है, बड़े बड़े फुंसी जो होती है, इस तरीके से इनके शरीर से बाहर ऊपर बनने लगती है। इसको बोलते हैं बैंड्स। तो इनके बैंड्स हो जाता है इस तरीके से। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को मिला के ले जाते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है इस तरीके से, उनसे ये बच जाते हैं। ये सारी चीजें होती है। अब एक बार पढ़ लीजिए, व्हेन डीप सी डाइवर्स डेप्थ इंक्रीज and therefore pressure also increase, the amount of gas dissolved in the diver's blood will also increase. So for diving they take oxygen tank diluted with helium gas. ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। हमने शॉर्ट में इस चैप्टर को करवाने की अपनी पूरी कोशिश करी है। बाकी अगर फिर भी छोटा मोटा डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग ये जो क्लासेस है इसको वापस से रिवाइंड कर लेना।
तो आपका हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट पढ़ के भी आपका काम हो सकता है तो बिल्कुल नोट भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो काफी देर से हम बोल रहे थे, अब आपकी बारी है। चलिए, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर दोनों एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में? हाँ, 2 एप्लीकेशन आप याद करके चाहिए, दोनों लिख दीजिए। सर ये आई है? आई है जी, हाँ ये आई हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हेनरीज लॉ। सर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी हमारे पास एक टॉपिक होता है, समझा ही देते हैं, काम करते हैं। Azeotropic mixture is the mixture of liquid which boil at one temperature without change in composition। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर पानी है, यहां पर आपने क्या रखा है, मिल्क ले रखा है, दूध ले रखा है। अब आप लोग क्या करते हैं, पानी और दूध को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पानी और दूध को आपने क्या किया, यहां पर मिक्स कर दिया। अब आपने इसको क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर दिया। मान लीजिए ये जो पानी जो था हमारे पास, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उबल रहा था। आप लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही उबलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पर जो होगा ये किस टेम्परेचर के ऊपर उबलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि एक्स के ऊपर होगा या वाई के ऊपर होगा, ये किसी नए टेम्परेचर के ऊपर उबलने लगेगा। ये सिंपल सी बात होती है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये एक्स पे और वाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाँ ये बात तो सही है। लेकिन अब जो यहाँ पर ये नई चीज आएगी, ये इनके ऊपर अब इस तरीके से डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी। आई बात समझ में, ये एक नया हमारे पास टेम्परेचर बनेगा जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब यहीं पर आप लोग पढ़िए डेफिनेशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ये ऐसा मिक्सचर होता है, लिक्विड का हमारे पास ये मिक्सचर होता है, विच बॉयल एट वन टेम्परेचर, ये एक ही टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है हमारे पास, बॉयल होता है, विथाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पानी और दूध की, तो इनका जो कंपोजिशन होगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चले आप लोग यहाँ पर जो दूध ले लेते 1 लीटर ले रहे थे, लेकिन आपने जब इसमें मिक्स किया तो आपने सिर्फ आधा लीटर लिया। तो यहाँ पर ये बात भी जरूरी है, एनी चेंज इन कंपोजिशन। तो सिंपल सा यही टॉपिक है। इस तरीके से अगर आप लोग समझते हो तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ सकता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, दो लिक्विड का यहाँ पर मिक्सचर होता है जो कि एक ही टेम्परेचर के ऊपर उबलते हैं, टेम्परेचर बॉइल होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात होती है। इसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो जो लो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो हाई होगा वो नेगेटिव होगा। अब थोड़ी सी डेफिनेशन आप पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका। सर एक क्वेश्चन था कि वो राउल्स लॉ के नीचे कुछ लिखा हुआ था, आपने वो नहीं समझाया, प्लस माइनस का ऐसा कुछ था। अरे हाँ, वो चीज लिखी हुई थी लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको रहने दो। बाकी अभी समझा देते हैं, काम करते हैं, आप बोल रहे हो तो बता देते हैं। बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसके अंदर ए भी था और बी भी था, तो हमारे पास जो टेम्परेचर बनेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर हमारे पास जो बनेगा, वो दोनों की वजह से बनेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास कितना होगा, वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, ये यहाँ पर। सर ये टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास क्या बनेगा, तो पी ए और पी बी दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। लेकिन इतना कर दोगे इतना भी काफी। राउल्स लॉ सिर्फ ये होता है, ये तो हम लोग अलग से बता रहे हैं। ये डाल्टन लॉ होता है जो कि क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं। डाल्टन लॉ हमारे पास क्लास 11 का टॉपिक होता है। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पूरी रह गई, आज 2 चैप्टर करने थे। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। बाकी अगले वीडियो में अगर एक और वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, वहां पर आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।